हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण कुजूर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातक महाविद्यालय भाटापारा। आज हम आर्थर लुईस का श्रम पूर्ति का सिद्धांत अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का अध्ययन करेंगे। यह MA 4th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के यूनिट 3 का टॉपिक है। प्रोफेसर आर्थर लुईस ने अपने लेख इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में विकास की प्रक्रिया पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रोफेसर लुईस का यह सिद्धांत अर्धविकसित देशों की समस्याओं व विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण करता है। अर्धविकसित देशों में जनसंख्या घनत्व के कारण अर्ध बेरोजगारी तथा बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है और अधिकांशतः लोगों की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है और अधिक जनसंख्या होने के कारण श्रम की मांग की तुलना में श्रम की पूर्ति अधिक रहती है। प्रोफेसर लुईस ने अपने इस मॉडल में इसी बात की विशेषताओं का वर्णन किया है कि श्रम की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होने से किस प्रकार से उस अधिक श्रम को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है और देश को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों में द्वैध अर्थव्यवस्था या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है और उन्होंने कहा है कि ये द्वैध अर्थव्यवस्था या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक पूंजीवादी क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है और दूसरा जीवन निर्वाह क्षेत्र जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। इसके बारे में व्याख्या किया है। उन्होंने पूंजीवादी क्षेत्र के अंतर्गत कहा है कि वह क्षेत्र जिसमें उत्पादकता पूंजी तथा आय का आधिक्य होता है और दूसरा क्षेत्र जिसे निर्वाह क्षेत्र वह भाग माना जाता है जो पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग नहीं करता। यह क्षेत्र लाभ अर्जित करने हेतु मजदूरी देकर श्रमिकों को कार्यों में लगाता है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन पूंजीवादी क्षेत्रों की अपेक्षा कम रहता है। और प्रोफेसर लुईस ने श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति इस सिद्धांत में यह माना गया है कि अल्पविकसित देशों में जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध है और श्रम को निर्वाह क्षेत्र से अलग कर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने से पूंजी संचय होता है जो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जीवन निर्वाह क्षेत्र में अतिरिक्त श्रमिक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस अतिरिक्त श्रम को हम दूसरे क्षेत्र में लगाएं पूंजीवादी क्षेत्र में तो विकास होगा, अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। इसके बारे में उन्होंने व्याख्या किया है। प्रोफेसर लुईस के सिद्धांत की केंद्रीय समस्या का विश्लेषण करते हैं तो प्रोफेसर लुईस का मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि अल्पविकसित देशों में प्रचलित मजदूरी की दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है और साथ ही श्रम की यह असीमित पूर्ति अर्थव्यवस्था की निर्वाह क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगे श्रमिकों, कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता एवं अदृश्य बेरोजगारी के रूप में देखी जा सकती है। साथ ही उन्होंने अल्पविकसित देशों में पूंजी और प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या का आधिक्य पाया गया है जिसके कारण श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या नगण्य या कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाती है, ये कहा है। साथ ही इस प्रकार कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को समाप्त करना तथा प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ना अल्पविकसित देशों की प्रमुख समस्या है, इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। प्रोफेसर लुईस के इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में असीमित श्रम पूर्ति विद्यमान है। साथ ही अर्थव्यवस्था में द्वि क्षेत्र जैसा स्पष्ट किया, पूंजीवादी क्षेत्र जो उद्योग और जीवन निर्वाह क्षेत्र जो एग्रीकल्चर सेक्टर से है वह विद्यमान होता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में उन्होंने कहा उपलब्ध श्रम अकुशल प्रकार का होता है और जिसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अर्धविकसित देशों में इसकी समस्या होती है। और साथ ही अर्थव्यवस्था में विद्यमान जनसंख्या की अपेक्षा पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन
का न्यून होना है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी का स्तर स्थिर रहता है। पूंजीपतियों द्वारा लाभ के विनियोग के कारण पूंजी का संग्रह होता है। पूंजीवादी क्षेत्र में विनियोग जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में कम होता है। जनसंख्या वृद्धि जिस अनुपात में होती है उस अनुपात में पूंजीवादी क्षेत्र में विनियोग कम हो रहा है, ये कहा है। और साथ ही यदि पूंजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है तो इस क्षेत्र में श्रम की आपूर्ति निर्वाह क्षेत्र द्वारा की जाती है और श्रम शक्ति का हस्तांतरण प्रचलित मजदूरी अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी पर ही किया जाता है। और पूंजीवादी क्षेत्रों में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी निश्चित एवं समान होनी चाहिए। श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की लागत एक समान रहनी चाहिए। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट व्याख्या की। प्रोफेसर लुईस के इस सिद्धांत में विकास प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंतर्गत देखा जाए तो प्रोफेसर लुईस का कथन है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में प्रचलित जीवन निर्वाह स्तरीय मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होती है और इस अतिरिक्त श्रम को जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने से देश में विकास होगा, ये इसके बारे में उन्होंने कहा है। और इस अतिरिक्त श्रम को जीवन निर्वाह स्तरीय मजदूरी पर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। अब पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता जीवन निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी दर की तुलना में अधिक होता है, जिससे अतिरेक उत्पन्न होता है और इसी अतिरेक को परिसंपत्तियों में निवेश करने से पूंजी निर्माण होगा और पूंजी निर्माण होने से देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा है यह प्रक्रिया और यह निरंतर तब तक चलती रहेगी जब तक निर्वाह क्षेत्र के समस्त अतिरेक श्रम को रोजगार नहीं प्राप्त हो जाता अर्थात पूंजी श्रम अनुपात नहीं बढ़ जाता। इस प्रकार से उन्होंने विकास व्याख्या की है। आइए प्रोफेसर लुईस के सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से देखा जाए। चित्र में ओ एक्स पर जो क्षैतिज अक्ष है पर रोजगार पर लगे श्रम की मात्रा को दर्शाया गया है और ओ वाई पर श्रम की मजदूरी तथा सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दर्शाया गया है। रेखा एस एस औसत निर्वाह मजदूरी तथा रेखा डब्ल्यू डब्ल्यू पूंजीवादी मजदूरी को दर्शाता है। इस तरह ओ एस निर्वाह मजदूरी तथा ओ डब्ल्यू पूंजीवादी मजदूरी है। अब देखा जाए कि प्रारंभ में पूंजीवादी क्षेत्र में ON1 श्रम के लिए श्रम की सीमांत उत्पादकता L1P1 है। इस स्थिति में WL1P1 अतिरेक पूंजी है। ये WL1P1 ये अतिरेक पूंजी है। जब इस अतिरेक का पुनर्निवेश किया जाए तब श्रम की सीमांत उत्पादकता पुनर्निवेश किए जाने से सीमांत उत्पादकता L1 से L2 P2 हो जाती है तथा रोजगार का स्तर बढ़कर ON2 हो जाता है। इस प्रकार से रोजगार का स्तर बढ़कर ON2 हो जाता है। अब अतिरेक पूंजीवादी अतिरेक WL2 P2 है। देखा जाए WL2 P2 ये पूंजीवादी अतिरेक हो गया। अब इसका फिर से पुनर्निवेश करने पर श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़कर के L3P3 हो जाएगी तथा रोजगार का स्तर भी ON3 हो जाएगा और जो अतिरेक है वो WL3 P3 हो जाएगा। और श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि तथा पुनर्विनियोग
कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम विद्यमान रहेगा। और प्रोफेसर लुईस ने कहा है कि अतिरिक्त श्रम की मात्रा समाप्त होने पर श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो जाएगी और उपरोक्त प्रक्रिया से एक तरफ अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ निर्वाह क्षेत्र में लगे लोगों को पूंजीगत क्षेत्रों में रोजगार मिलता जाता है। प्रोफेसर लुईस ने अपने मॉडल के इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि पूंजीपतियों द्वारा अर्जित लाभों में से पूंजी का निर्माण होता है। उनकी दृष्टि में पूंजी का निर्माण विकास की कुंजी है और श्रम की असीमित पूर्ति विकास में बाधा न बनकर पूंजी निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। स्पष्टीकरण के अंतर्गत अभी हमने देखा प्रोफेसर लुईस के सिद्धांत की आलोचना भी गई है। आलोचना के अंतर्गत देखा जाए तो यह सिद्धांत अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, क्योंकि यह सिद्धांत पूंजीवादी क्षेत्र में उतनी देर तक मजदूरी दर को स्थिर मानता है जब तक कि निर्वाह क्षेत्र में श्रम की समस्त पूर्ति समाप्त नहीं हो जाती, परंतु यह अवास्तविक है, क्योंकि यह एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी काल पर्यंत बढ़ती रहती है, जबकि इसके ग्रामीण क्षेत्र में खुली बेरोजगारी विद्यमान रहती है। साथ ही दूसरी इसकी आलोचना है कुशल श्रमिकों की सीमित पूर्ति। प्रोफेसर लुईस ने अपने मॉडल में यह मानकर चलते कि अल्पविकसित देशों में अकुशल श्रमिकों का असीमित अस्तित्व विद्यमान रहता है तथा वहाँ कुशल श्रमिकों की पूर्ति सीमित होती है। साथ ही तीसरी इसकी आलोचना है उद्यमशीलता का अभाव। प्रोफेसर लुईस का सिद्धांत यह मानकर भी चलता है कि अल्पविकसित देशों में उद्यमी वर्ग उपस्थित रहता है तथा विकास की समस्त प्रक्रिया ऐसे वर्ग पर निर्भर करती है जिसके पास पूंजी संचय के लिए आवश्यक कुशलता विद्यमान हो। वस्तुतः अधिकांशतः अल्पविकसित देशों में ऐसे उद्यम की प्रायः कमी पाई जाती है। साथ ही उन्होंने आय वितरण की असमानता के बारे में भी कहा है और बचतें केवल पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा ही नहीं की जाती, क्योंकि अल्पविकसित देशों में केवल पूंजीवादी क्षेत्र ही बचत करता है, यह कहना उचित नहीं है। वास्तव में कम आय वाले लोग भी बचत करते हैं। साथ ही श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती। वास्तव में हर श्रमिक निर्वाह मजदूरी अवश्य प्राप्त करता है, भले ही वह नकदी के रूप में न हो कर उपज के रूप में भी हो। साथ ही उन्होंने कहा स्फीति आत्म विनाशी नहीं है और साथ ही इन देशों में राष्ट्रात्मक स्थिरता, सीमांत उत्पादन क्षमता, बेरोजगार पूर्ति तथा ऊंची उपभोग प्रवृत्ति आदि के कारण न तो उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है और ना ही उनकी मांग को। और साथ ही श्रम की गतिशीलता सहज नहीं है, ये भी कहा है, क्योंकि ऊंची पूंजीवादी मजदूरी ही अतिरिक्त श्रम को निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं कर सकती। अल्पविकसित देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से श्रम की गतिशीलता सीमित बनी रहती है। साथ ही विकास प्रक्रिया में रिसाव कहा है और अनुकूल कर प्रशासन। अल्पविकसित देशों में कर प्रशासन इतना कुशल तथा विकसित नहीं होता कि वह पूंजी संचय के लिए पर्याप्त मात्रा में कर एकत्रित कर सकता है। और साथ ही लुईस ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि अल्पविकसित देशों में पूंजी संचय किस प्रकार होता है जहां पूंजी का अभाव और श्रम आधिक्य बना रहता है। इस प्रकार से उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की हुई है। अब निष्कर्ष के तौर पे देखें तो प्रोफेसर लुईस का मॉडल इस तथ्य की व्याख्या करता है कि अल्पविकसित देशों में विकास की प्रक्रिया में भारी मात्रा में श्रम शक्ति का हस्तांतरण कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में होता है, मतलब जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर होता है, और कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को हटाकर अर्थात इस क्षेत्र से बेरोजगारी को दूर करके कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और प्रोफेसर लुईस ने कहा है कि यह अतिरिक्त श्रम जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह क्षेत्र में पाया जाता है और इस अतिरिक्त श्रम को तब तक पूंजीवाद शिफ्ट किया जाता है जब तक कि उस अतिरिक्त श्रम को रोजगार प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार से प्रोफेसर लुईस ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है।
ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।